नमस्कारम। संस्कृत मार्तंड संस्कृत चैनल में मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संधि का प्रकरण मैंने प्रारंभ किया था, जिसमें पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको संधि का परिचय पढ़ाया। उसके बाद हमने स्वर संधि का पूरा विस्तृत परिचय देने के बाद आप लोगों के समक्ष दीर्घ संधि को प्रस्तुत किया। दीर्घ संधि के ही क्रम में आज जो दूसरी संधि और यूपी टीटी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, उस संधि का नाम है गुण संधि, और उसी गुण संधि को लेकर के मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मार्तंड चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, कमेंट करते चलें। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहूँगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी की है, उसमें लेखपाल की वैकेंसी होगी और अन्य तमाम सारी वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली है। सब में एक बहुत बड़ा रोल होता है हिंदी का, और आधे नंबर हिंदी का रोल होता है। तो बहुत जल्दी मैं हिंदी को लेकर भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, और ऐसी हिंदी आप लोगों ने भी कभी नहीं पढ़ी होगी जो मैं आप लोगों को तैयार करा दूंगा। यानी हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संस्कृत मार्तंड के साथ बने रहिएगा, कल्याण अवश्य होगा। आइए प्रारंभ करते हैं बेटा गुण संधि। लेकिन गुण संधि को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। गुण संधि क्या है, गुण संधि का निर्माण कैसे होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इसकी प्रवृत्तियां हैं, इसको आप हमारे साथ समझते चलिएगा। प्रायः आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुण संधि में सिर्फ आद गुणः सूत्र आता है। ये मैं मानता हूं कि आद गुणः सूत्र ही गुण संधि करता है, लेकिन इस आद गुणः सूत्र के पहले एक और सूत्र आता है, उसका नाम है अदेंग गुणः। क्या नाम है बेटा? अदेंग गुणः। अब किस वर्ण को गुण वर्ण कहा जाता है, जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक हमें गुण संधि नहीं समझ में आएगा। इसलिए आइए देखते हैं। अदेंग गुणः या सूत्र है। अदेंग गुणः 3 शब्दों से मिलकर बना है। अत धन एंग धन गुण। ध्यान से समझते चलिएगा। अत एंग और गुण, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है अदेंग गुणः। अत धन एंग से मिला है अदेंग, और गुण का मतलब है गुण। अब इस अदेंग गुणः का मतलब ये हुआ कि अत प्रत्याहार और एंग प्रत्याहार। इसमें अत और एंग क्या है? तो अत भी एक प्रत्याहार है और एंग भी एक प्रत्याहार है। बात समझ में आया? अच्छा, अत प्रत्याहार में क्या मिलता है? तो अत प्रत्याहार में मिलता है आ, और एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण मिलते हैं आपको, ए और ओ। यानी कुल मिलाकर के कहने की बात ये हुई, अदेंग गुणः सूत्र आपका बताता है कि अत और एंग प्रत्याहार यानी अत प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले आवर्ण और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 2 वर्णों यानी ए और ओ, कुल मिलाकर के आपने समझा कि आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण वर्ण है या निम्न में से कौन सा गुण वर्ण नहीं है। इस तरह के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उसे भी हमने यहाँ पर स्पष्ट किया कि अदेंग गुणः सूत्र से गुण संज्ञा होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो आप ये समझेंगे कि इसे कहा जाता है गुण संज्ञा सूत्र। क्या कहा जाता है? अगर आपसे गुण संज्ञा सूत्र कहीं पर पूछता है तो वहां पर आपका उत्तर अदेंग गुणः होगा। अगर आपसे गुण संधि सूत्र पूछता है तो वहां पर उत्तर आपका आद गुणः होगा। ये गलती कभी मत करिएगा, दोनों में अंतर है। स्पष्ट समझ लीजिए कि अदेंग गुणः गुण संज्ञा सूत्र है और आद गुणः गुण संधि सूत्र है। ये स्पष्ट विभाजन हमने आपको बताया। अब अत और एंग दोनों प्रत्याहार हैं। अत प्रत्याहार में मिलता है आ, एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण मिलते हैं ए और ओ। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि अर्थात आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब गुण क्या है ये आपने समझ लिया।
अब बात करेंगे किस पर? गुण संधि पर बात करेंगे कि गुण संधि क्या है। तो आइए इसको देखते हैं कि यदि आ या आ के बाद, यानी छोटा आया बड़ा आ के बाद ई उ री री, कितने वर्ण? 4 वर्ण। ई उ री री आने पर, यानी अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण ई उ री री आता है तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? ई उ री री के स्थान पर क्रमशः यानी क्रम पूर्वक ए ओ अर और अल हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, यहाँ पर हमने आप सबके सामने एक ग्राफ प्रस्तुत किया है कि आ के बाद, यानी छोटा आ या बड़ा आ का योग अगर छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी री या बड़ी री आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। एक यहाँ पर हमने क्रॉस का चिन्ह बनाया है। अब आप सोच रहे हैं कि सर छोटी बड़ी हुआ, छोटा ऊ बड़ा ऊ हुआ, छोटी री बड़ी री हुई, तो छोटी री के बाद बड़ी री क्यों नहीं हुई? व्हाट वाज द रीजन एट दैट टाइम? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। री वर्ण का दीर्घ न होने के कारण ही, री वर्ण का दीर्घत्व न प्राप्त होने के कारण ही यहाँ पर उसे हमने नहीं लिखा। स्पष्ट रूप जान लीजिए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है और 9 स्वरों में से री मात्र एक ऐसा वर्ण है जिस वर्ण का दीर्घ नहीं होता। अतः संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 हो जाती है। क्यों? क्योंकि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। अब आपने गुण संधि के बारे में पूरी बात समझा कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए, आऊ मिल के ओ, आ री मिल के अर और आ और री मिल करके क्रमशः अल आदेश हो जाता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और इस तरह से जब आप गुण संधि को पढ़ लेंगे तो आपको आजीवन गुण संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहला उदाहरण हम शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं भारतीय परंपरा में कि जब किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं? गणेश का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? गणेश का नाम लेते हैं। और गणेश से ही हम आज की संधि के उदाहरण का शुभारंभ करते हैं। क्यों कहा गया है कि गाइए गणपति जग बंदन, जग पूरा बंदन करता है गणपति की, इसलिए गणेश से हम अपना प्रारंभ करते हैं आज का उदाहरण। ये शब्द सबसे ज़्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में। 2 पदों से मिलकर बना है, गण धन ईश से। आपको सबसे पहली पहचान बता दें कि अगर कहीं पर ए और ओ की मात्रा लगी है, कहीं पर ए की मात्रा लगी है या कहीं पर ओ की मात्रा लगी है, तो ये सबसे बड़ी पहचान गुण संधि की है कि अगर किसी भी शब्द में बीच में ए या ओ की मात्रा लगी है तो वहाँ पर निश्चित रूप से गुण संधि होगा। ऐसा आप जानते रहिएगा। स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, अब जहां पर जिस वर्ण में ए या ओ की मात्रा लगी हुई है वहीं से हमें इसे अलग कर देना है। ड़ा पर ए की मात्रा लगी हुई है, यहीं से हमारा विच्छेद हो जाएगा। पहला पद बन गया गण और दूसरा पद बन गया आपका ईश। पहला पद बन गया गण और दूसरा पद बन गया ईश। हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वर्ण बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता। तो गण का जोड़ा है, इसमें आ है तो इसको और सरल करेंगे। गण के ड़ा को हलंत कर दिया बेटा तो इसका आ बाहर आ गया। ईसा में क्या है? बड़ी ई है और बाद में क्या बच जा रहा है? शाह बच जा रहा है। बोलो सही है? अच्छा, अब ये गण का जो आ है और ईसा का ई है तो आ के बाद ई आ रहा है तो आई मिल के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आइए, बोलो बना कि नहीं बना? आइए। आइए का मतलब यही है कि आ से जब ई का मिलान होगा तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा।
अब आप देखेंगे कि गण के ड़ा में जो हलंत है, इस ड़ा में ही एक की मात्रा लग गई और यहाँ पर बचा था शाह, इसे इसी प्रकार ला के रख दिया तो ये क्या बन गया, गणेशः। इसी प्रकार बन जाएगा राजेशः, सुरेशः, दिनेशः, ब्रिजेशः। जितने भी ए वाले उदाहरण हैं वो सारे के सारे उदाहरण आपका गणेश की तरह या गणेशः की तरह बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात समझ रहे हैं बेटा? चलिए, अब आ के बाद ई आने पर ए बन गया, ये तो बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। अब आ के बाद उ आने पर ओ कैसे बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक और अगला बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और उस उदाहरण का नाम है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला उदाहरण कौन सा है, महोत्सव। क्या है, महोत्सव है। जब इसे आप अलग करेंगे तो दो पदों में ये विभक्त होगा। पहला पद बन जाएगा महा और दूसरा पद बन जाएगा आपका उत्सव। अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि महा के हा को जब हलंत करेंगे तो बेटा आप देखेंगे कि ये मह हो जाएगा और इसका बड़ा आ बाहर आ जाएगा, उत्सव का ऊ बाहर आ जाएगा और बच जाएगा क्या, उत्सव बच गया। अच्छा, अब यहाँ पर महा का बड़ा आ है और इसके बाद उत्सव का ऊ मिल रहा है, आ ऊ दोनों मिला तो दोनों की जगह पे क्या बन गया, दोनों की जगह पे आपका ओ बन गया। तो मह ओ उत्सव बनेगा और इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, महोत्सव बन जाएगा। ये पूरी की पूरी बात आपकी स्पष्ट हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना बेटा? चलिए, अब आ और री मिल करके अर कैसे बनेगा, तो अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण देने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, देवर्षि। अब देवर्षि पद है, इसको अलग करेंगे तो पहला पद बन गया आपका देव और दूसरा पद बन गया क्या, ऋषि। तो देव धन ऋषि बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया बेटा? अच्छा, अब इसको और सरल कर लेंगे। देव के वा को जब हलंत कर देंगे तो देव के वा में जो आ है वो बाहर निकल आया और उसके बाद ऋषि में क्या मिल रहा है, री, और उसके बाद सबसे बाद में क्या बच जा रहा है, शी। और आ और री दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देव अर सिंह बना और इसी रा का रेफत्व हो गया, यानी रा ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाता है, देवर्षि बन जाता है। इसी तरह महाधन ऋषि महर्षि बन जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि बन जाएगा। ये तीनों उदाहरण आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब आई मिलके ए का उदाहरण आपने देख लिया, आऊ मिलके ओ का उदाहरण देख लिया और आरी मिलके अर का उदाहरण देख लिया। एक उदाहरण बचा है जो, वो कौन सा है, तो आ और री मिलके अल कैसे बनता है, इस बात को समझते चलिएगा। ठीक है ना? तो आ और री मिलके अल कैसे बनेगा, इसको भी देख लीजिएगा बेटा। तो एक शब्द आपने लिया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उसका नाम है तवलकारः। क्या है, तवलकारः। इसे अलग करेंगे, पहला पद बन जाएगा तव और दूसरा पद बन गया आपका ऋकारः, तव धन ऋकारः। इसे और सरल कर लीजिए तो तव के वा में हलंत किया तो इसका आ बाहर आ गया और उसके बाद ऋकारः कल री आ गया और फिर कारः आ गया। अब आ और री दोनों की जगह क्या हो जाएगा बेटा, तो आ और री की जगह दोनों की जगह अल हो गया। अल के ला में हलंत है तो इसको आधा भी लिख सकते हैं, इसलिए बन गया क्या, तवलकारः। इसी तरह एक उदाहरण और आपका हो जाता है क्या, मम धन ऋकारः ममलकारः। बात समझ में आया? ये रहा आपका पूरा का पूरा गुण संधि। और इसी तरह से जब आप गुण संधि पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से समझाया गया है। एक एक संधियों की विस्तृत एवं विधिवत विवेचन हम करते चलेंगे। पूरा संधि पढ़ा देंगे, पूरा कारक पढ़ा देंगे, पूरा समास पढ़ा देंगे। संस्कृत में ऐसा कोई तत्व नहीं बचेगा जिसका विस्तृत विवेचन आप करने में सर्वथा सक्षम न हो। संस्कृत मार्तंड के साथ जुड़े रहिएगा,
अपना प्यार बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ज्ञान की गंगा बहाते चलिएगा। धन्यवाद। कल्याण अवश्य होगा।